हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, जो कि कहाँ से लिए गए हैं। तो एम एस अब्राहम्स इसकी उनकी फेमस बुक है, वहां से इसका रेफरेंस लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सारे लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। ओके, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिटरेरी टर्म मिल रहा है वो है एलेगरी। ठीक है, एलेगरी बेसिकली होता क्या है? नैरेटिव इन विच कैरेक्टर, इवेंट्स एंड सेटिंग सिंबलाइज एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब आपको कोई स्टोरी दिखाई पड़ेगी या कोई टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा, तो वो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेकर रखेगा। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होगा उस बात का। ठीक है, यानी जो दिख रहा है उससे अलग उसका एक और मीनिंग होगा। ठीक है, बेसिकली जो ये स्टोरी थी, यहाँ पर रैबिट और टर्टल की जो स्टोरी थी रेस वाली, ठीक है, ये आज भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो मेनली तो चलो ये कॉमन सी स्टोरी थी कि ये सो गया था और ये मतलब धीरे धीरे चलता गया और रेस जीत गई। लेकिन इसका मोरल भी एक चीज है, एक आइडिया, इसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें एक कंटिन्यूटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ही हमको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। यानी कि आपने पढ़ाई किया, लेकिन आपने नोट्स भी बना लिए, लेकिन आपने लगातार उसका रिवीजन नहीं किया। ठीक है, अब क्या है ना कि आपने जो कुछ भी पढ़ा वो आपके दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं हो पाया। ठीक है, यानी कि कंक्रीट रूप में तो आपने मटेरियल सारा एक बार में भर लिया, लेकिन उसको लगातार आपने यूज नहीं किया, अपने दिमाग में उसका रिवीजन नहीं किया, तो वो आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। सक्सेस पाने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टर्टल ने क्या किया था, ये कंटिन्यूअस चलता रहा और ये सोचा कि टर्टल तो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। तो इस वजह से ये रैबिट जो है यहाँ पे हार जाता है। ठीक है, तो यही है एलेगरी, यानी कि आपको जो कुछ भी दिख रहा है उससे परे एक और मीनिंग उसमें छुपी है। ठीक है, वही है हमारी एलेगरी। तो इस तरीके से आपको एलेगरी समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अल्यूजन। ठीक है, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट, स्टेटमेंट। ओके, और थीम फाउंड इन लिटरेचर, द हिस्ट्री, मैथोलॉजी, रिलीजियस और पॉपुलर कल्चर। ठीक है, अब देखिए जब आप किसी वेडिंग में जाते हैं या वेडिंग में जाते हैं तो वहां पे जो यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम जो होता है, ठीक है, यानी दुल्हन दूल्हा जो होते हैं, तो उनको देख के बहुत सारे लोग या उनके फैमिली मेंबर्स जो जो लोग भी होते हैं वो बोलते हैं राम और सीता की जोड़ी। ठीक है, राम और सीता की जोड़ी, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये इसकी क्वालिटीज किससे रेफरेंस कर रहे हैं? तो राम सीता की आइडियल क्वालिटीज से उसको मतलब अल्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अल्यूजन कर रहे हैं उसका। ठीक है, ऐसी उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई कि इसको कहते हैं राम सीता की जोड़ी। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ऐसे बोला जाता है कि हम मतलब किसी दो कपल को हमने देखा, तो किसी पार्क में बैठे हुए एक लड़का और लड़की को देखा, तो हमने कहा देखो रोमियो एंड जूलियट बने, लैला मजनू बने। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दिया जाता है उस पर्सन को। ठीक है, तो मेन आपको अल्यूजन का जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो मैंने इन पिक्चर्स के थ्रू, अब देखिए लेडीज बातें कर रही हैं इनके बारे में कि देखो राम सीता की जोड़ी लग रही है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको मतलब ये सारी चीजें आप अपने रियल लाइफ में होने वाले इंसिडेंट से रिलेट करके देखिए। ठीक है, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनाक्रोनिज्म। ठीक है, एनाक्रोनिज्म क्या है? अ पर्सन, कस्टम, एक्सेट्रा दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए अभी न्यू न्यू एक मूवी चल रही है। ठीक है, काफी ज्यादा ट्रेंड में है, वो है हीरा मंडी। ठीक है, अब आप बताइए कि हीरा मंडी में जो ये कॉस्ट्यूम्स आपको दिख रहे हैं, इतने सारी जो ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी है, तो क्या मतलब वो इस टाइम पे लड़कियां ऐसी ज्वेलरी ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं, इतने सारे कपड़े, और एक ही मतलब पूरे महल में कैद खाने में रहती हूँ? तो क्या उस तरीके की लाइफस्टाइल है आज के टाइम पे? तो नहीं है। तो यानी कि ये इस टाइम पे ये उस टाइम की पिक्चर को यहाँ पे फिट करने की कोशिश की गई, यानी उधर के कस्टम्स कल्चर को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए तो ये यहाँ पे आज के टाइम पे हीरा मंडी बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए
बिल्डंगस्ट्रोमन, ठीक है। बिल्डंगस्ट्रोमन क्या है? अ नॉवेल दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड, ठीक है। आपने एक बहुत ज्यादा एक केस सुना होगा, ठीक है। वो काफी ज्यादा मतलब चर्चा में रहा है कि किंजल सिंह, आईएएस किंजल सिंह का एक केस आपने सुना होगा। इनका नाम था आईएएस किंजल सिंह, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बचपन में इनके फादर को मार दिया जाता है, ठीक है, उनकी हत्या कर दिया जाता है। तो 31 साल बाद ये क्या करती हैं कि आईएएस बनकर अपने पिता के गुनहगारों को सजा दिलाती हैं। तो यानी कि इस लड़की में, किंजल सिंह में आपने क्या देखा, एक यूथ में हुए उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसके साथ उसने कैसे अपना साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ किया और आगे चल के अपने अपने पिता को एक जस्टिस दिलाया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बिल्डन्स रोमन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल आईएएस किंजल सिंह के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। ह्यूब्रिस क्या है? देखिए, ह्यूब्रिस क्या है? एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा होना, ठीक है। बहुत ज्यादा भरोसा और इतना भरोसा होना कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। यानी कि और इसकी वजह से क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है उसका डाउनफॉल हो जाता है और ट्रेजेडी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने एक बॉर्डर बॉर्डर जब फिल्म देखी होगी, तो उसमें आपने सुनील शेट्टी के रोल पे थोड़ा सा गौर किया होगा, ठीक है। सुनील शेट्टी के रोल पे गौर कीजिए, वहां पे क्या होता है, वहां पे वो जब उनपे हमला कर देते हैं हमारे ऊपर, तब ये क्या करता है, ये कहता है मैं उनको हमारी जमीन पे नहीं आने दूंगा। और वहां जो दुश्मन लोग थे उन्होंने जमीनों पे बम छिपा के रखे थे, और बिना किसी सुरक्षा के ये ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये धरती मेरी माँ है, मैं अपनी माँ के ऊपर पे कदम नहीं रखने दूंगा। और बिना किसी सुरक्षा के वो ओवर कॉन्फिडेंस में वहां चला जाता है और वहां पे वो मर जाता है, जबकि उसके साथी वहां पे उसको रोक भी रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके डाउनफॉल का कारण यहाँ पे हुआ, इसका ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये आप समझिए, आप किसी भी चीज को पढ़िए, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, कोई भी मूवी देखिए, कोई भी सॉन्ग देखिए या सुनिए, तो उसमें आप अपना मतलब, जैसे आप जिस चीज के स्टूडेंट है, तो आप उसमें अपना दिमाग जरूर लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जाके देखिएगा, ठीक है। अब देखिए फॉइल क्या होता है। अ कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर, यूजुअली द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, टू हाईलाइट पार्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ द अदर कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने ट्विन रोल वाली मूवी देखी होंगी, चाहे वो जुड़वा हो गया हो, सीता और गीता हो गया, जिसमें क्या होता है, एक जो होती है तो बहुत सीधी सादी होती है, उसको कुछ नहीं पता होता है। दूसरी क्या होती है, वो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब एक्टिव पर्सनालिटी होती है, और वो एनर्जेटिक होती है, और एडवेंचरस कैरेक्टर होता है, मार-धाड़ भी कर लेती है। तो वो क्या करती है कि ऑडियंस को ये सोचने में मजबूर करती है कि जो हमारी सीधी-सादी सी कैरेक्टर है, उसके अंदर ये गुण भी होते तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? तो यानी कि इसके बजाय ये किसको पसंद करते हैं ऑडियंस? इस वाले कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक जब आप किसी मतलब रियल जो आपका हीरो होता है, उसमें तो आप चाहते हैं कि वो करेजियस भी हो, एडवेंचरस भी हो, हर सिचुएशन में डट के खड़े रहे, वो हारे ना किसी से। तो ऐसा कैरेक्टर पसंद करते हैं। इसी वजह से जो मतलब राइटर्स होते हैं, 2 कैरेक्टर रखते हैं कि जो ऑडियंस है वो कंपैरिज़न कर सके कि एक हीरो के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पे फॉइल। फॉइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? फॉइल मतलब विलेन नहीं होता है, मतलब सेम कैरेक्टर जो होता है, प्रोटैगनिस्ट में जो कमियाँ होती हैं, जैसे कि उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, वो किसी और कैरेक्टर में दिखाई देती हैं, ठीक? ये चीज़ है। नेक्स्ट है डिक्शन। देखिए डिक्शन क्या होता है? द चॉइस एंड द यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग, ठीक है। अपनी राइटिंग में नए-नए शब्दों का यूज करना, ठीक है। नई-नई लैंग्वेज को उसमें इंट्रोड्यूस करना, चाहे वो नेटिव हो सकती है, कोलोquial लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मतलब हर 10 मीटर पे आपको लैंग्वेज चेंज होती हुई दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पे एक डायलॉग, जैसे फ़िल्मों में जो डायलॉग्स रखे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक रखे जाते हैं, ठीक है? जो हम मतलब फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि वो कुछ आइकॉनिक होते हैं, ठीक है? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है? ये देखिए डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस क्या हुआ? तो इसमें क्या है? डिक्शन ही है, तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्ड्स, बेस्ट फ्रेजेस, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे आप क्वीन फिल्म में एक देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्पीच को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रही है क्वीन, जो कि कंगना रनौत है, वो कह रही है मेरा हाल ना गुप्ता अंकल के जैसा हो गया है। ठीक है, अब देखिए गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया है। ठीक है, गुप्ता अंकल को कैंसर हो गया है। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी ही लेते। ठीक है, तो ये चीज देखिए स्पीच में किस तरीके के वर्ड्स का यूज किया गया है। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और उनका चॉइस करना, नए नए वर्ड्स को यहाँ पे रखना, वही हमारा डिक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब देखिए पैराडॉक्स क्या है। ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी कंट्राडिक्टरी और अपोज टू कॉमन सेंस बट मे रिवील अ डीपर ट्रूथ। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी पिक्चर जिसमें क्या आपको दिखाया जा रहा है, मतलब जो कॉमन सेंस में जो परे हो। ठीक है, यानी कि एक डीपर मीनिंग को रिवील करता है। ठीक है, कॉमन सेंस से परे हो। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया होगा, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ठीक है, अब बताइए, देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है तभी ना उसका फादर उस बाप बनता है। ठीक है, तो यानी कि उस फादर को जन्म देने वाला कौन है, उसका बच्चा है। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन सेंस से देखें तो बच्चा तो बाप को नहीं जन्म दे सकता है ना। लेकिन ये एक डीपर मीनिंग है कि एक बच्चे के पैदा हुए बिना कोई लड़की माँ नहीं बन सकती, कोई लड़का बाप नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपके सामने सेंटेंस है। और पैराडॉक्स क्या होता है तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए सटायर क्या होता है, अ जॉनर ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस ह्यूमर, आयरनी और एग्जैजरेशन टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज ह्यूमन वाइस और फॉली। ठीक है, अब देखिए आज भी हमारी स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी में ऐसा है कि लड़की को बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम होनी चाहिए, उसके चेहरे पे पिंपल्स नहीं होने चाहिए, वो डार्क स्किन नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के हैं अभी भी। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है दम लगा के हईशा, ठीक है, यहाँ पे दम लगा के हईसा ये फिल्म का नाम है। तो ये आप अगर नहीं देखे तो अच्छी अच्छी फिल्में हैं, उनको जरूर देखिए। और दम लगा के हईसा में क्या होता है कि ये लड़का होता है काफी स्लिम ट्रिम हैंडसम होता है, और ये लड़की होती है कम से कम 100-120 किलो की लड़की होती है, और इसकी शादी हो जाती है इससे, और ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो एक और फिर किस तरीके से कौन कौन से सरकमस्टेंसेस आते हैं, अब इसको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो मतलब इसके जो मोटापे ओटापे से कोई मतलब नहीं होता। एक इंसान के अंदर जो क्वालिटीज होती है वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको ये बाद में समझ आता है और फिर ये जाके इसके साथ इसका रीयूनियन हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज मेनली ये जो फिल्म थी वो यही चीज समझाना चाहती थी, एक तरीके से सटायर कर रही थी हमारी सोसाइटी के ऊपर कि वो अपनी इस स्टीरियोटिपिकल मेंटेलिटी से बाहर निकले। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एंटागोनिस्ट क्या होता है और प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है। ठीक है, और कैरेक्टर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन कैरेक्टर और प्रोटैगोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, वो जो हीरो होता है मेन। ठीक है, मिस्टर इंडिया फिल्म है ये, जिसमें हीरो होता है जो मेन, उसके रास्ते में परेशानियां इकट्ठा करना, परेशानियां पैदा करना, तो वही जो करता है वो हो जाता है यहाँ पे एंटागोनिस्ट। ठीक है, यहाँ पे अमरीश पुरी क्या है, एंटागोनिस्ट है, और यहाँ पे अनिल कपूर क्या है, ये प्रोटैगोनिस्ट है। ठीक है, यानी कि ये गुड कैरेक्टर है और ये है इविल कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर। तो आपको पता चल गया होगा कि एंटागोनिस्ट कौन होता है, प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कैथारसिस। ठीक है, कैथारसिस क्या होता है, तो ये जो टर्म दिया था ये अरिस्टोटल ने दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। अरिस्टोटल ने किस में दिया था, तो पोएटिक्स में दिया था। इनकी बुक है पोएटिक्स, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा जाके। द इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस ऑफ ट्रेजेडी एज एक्सप्लेन्ड बाय एरिस्टोटल इन द पोएटिक्स। ठीक है, अब आपने एक फिल्म देखी होगी बजरंगी भाईजान। ठीक है, अब ये लड़की क्या होती है, ये शुरुआत से क्या होती, बोल नहीं पाती, गूंगी होती। ठीक है, और इसकी जो अम्मी होती है इसको मतलब इंडिया में मतलब ये कैसे भी वहां जाके रह जाती है, और फिर कैसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते करते ये फिर से अपने घर पहुंचती है। ठीक है, इसके थ्रू, तो इसमें एक यहाँ पे प्रोटेगोनिस्ट कैरेक्टर है यहाँ पे सलमान खान। ठीक है, उसका नाम बजरंगी बजरंगी करके उसको बुलाते हैं।
ठीक है, तो वो इसको बोलता है कि जब तुम बोलने लगना तब तुम मुझे मामा जय श्री राम करके बोलना, ठीक है। अब जब वापस वो जाने लगता है, बजरंगी वापस जाने लगता है, तो वहां पे जब ये दौड़ती दौड़ती आती है और एकदम से जब वो चिल्लाती है, अपने गले पे हाथ रख के बोलने की कोशिश करती है, आवाज निकलती है उससे मामा जय श्री राम, तो वहां पे जितने भी लोग होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। वो दे सडनली क्राइंग, ठीक है। और इवन अगर आप भी फिल्म देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी मतलब वहां पे आंसू निकल ही आएंगे, क्योंकि वो सीन ही ऐसा था। तो वही होता है हमारा कैथारसिस, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा सीन देख के तो वहां पे हमारा जो इमोशन है वो रिलीज हो, वही है हमारा कैथारसिस, ठीक है। क्लियर। अब देखिए कोनोटेशन एंड डिनोटेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। कोनोटेशन द एसोसिएशन एंड इमोशनल ओवरटोन्स दैट हैव बिकम अटैच्ड टू अ वर्ड और फ्रेज इन एडिशन टू इट्स स्ट्रिक्ट डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कोनोटेशन है रेफर करता है किसी वर्ड की डिक्शनरी में जो डेफिनेशन लिखी है वैसा, ठीक है। देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं होम का, ठीक है। होम का अगर डिक्शनरी मीनिंग होता है तो होम वही चीज है जो मतलब बहुत सारे जो मटेरियल है, ब्रिक, सीमेंट, इन सब चीजों से मिलकर जो चीजें बनी होती है उसको हम होम कहते हैं, ठीक है। इसका कोई इमोशनल यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन डिनोटेशन में क्या होता है, the literal or primary meaning of a word in contrast to the feeling or ideas that the word suggests, ठीक है। डिनोटेशन में क्या होता है कि वो ऐसे ट्रीट करता है उस वर्ड को विद इमोशनल, ठीक है। इमोशनल और फीलिंग्स और उस चीज के पीछे क्या आइडिया है, ठीक है। यानी कि ये पिक्चर देखिए, देखिए ये इनके अकॉर्डिंग की होम क्या है, होम वो है जिसमें हमारा बच्चा भी हो और उसके पेरेंट्स भी हों, दो सब लोग साथ मिलकर हंसी खुशी रह रहे हों, ठीक है। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं, ठीक है। और अगर हम कोनोटेशन की बात करें तो ये डिक्शनरी डेफिनेशन की तरफ रेफर करता है कि होम वो चीज है जो ब्रिक सीमेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, बनी एक इमारत होती है, ठीक है। क्लियर। और यूटोपिया क्या है, ठीक है। यूटोपिया एक आइडियल स्टेट है, ठीक है। यानी कि ऐसा प्लेस जो जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, एवरीथिंग परफेक्ट, एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। वही है यूटोपिया। यानी कि आप इसको हेवन से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहां पे ना ही आपको ज्यादा गर्मी मिले, ना ही ज्यादा सर्दी मिले, ना ही ज्यादा दुख मिले, वहां पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसे लैंड को हम यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च करिए इंग्लिश बाय विनोद शर्मा ऐप, वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।